तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना ख्याल रख रही होगी। कई बार जिंदगी में ऐसा आता है, मौके कई आते हैं जब जिंदगी और मौत कुछ लम्हों का, सेकंड का, मिनट का सिर्फ फर्क आता है। अगर किस्मत साथ दे तो शायद जान बच जाए, और न दे तो फिर मौत। आज की कहानी बेंगलुरु की एक लड़की की कहानी है। अगर उस रात किस्मत ने उसका साथ दिया होता, पुलिस की वैन बराबर से गुजर रही है, वो लड़की एक कार के अंदर है, उसके मुंह पर हाथ है, पेट पर चाकू रखा हुआ है और कार के अंदर सिर्फ 2 लोग हैं। लेकिन वो ना चीख पाई, ना इशारा दे पाई, और पुलिस ने भी उस कार को देखा कि सड़क के किनारे पार्क है। पुलिस को लगा कि ये बेंगलुरु शहर है, बहुत सारे लोग कार पार्क करते हैं। हालांकि पुलिस को सोचना चाहिए था, वो ऑड टाइम था, रात के करीब 2 बज रहे थे। लेकिन पुलिस की वो पीसीआर वैन वहां से गुजर गई और उसके गुजरते ही एक कत्ल हो गया। कहानी बेंगलुरु की है और ये वो कत्ल है जिसने बेंगलुरु में उस वक्त इतना हंगामा मचाया कि पूरे देश तक इसकी गूंज सुनाई दी थी। निर्भया से पहले की ये दूसरी निर्भया की कहानी थी और इत्तेफाक से ये भी दिसंबर का महीना था। निर्भया 16 दिसंबर को हुआ, ये 13 दिसंबर की बात है। बेंगलुरु में एक लड़की रहा करती थी। 1977 में उसका जन्म हुआ, लेकिन उसकी पैदाइश के हफ्ते भर के अंदर, एक रोज घर के अंदर ही उसके फादर जो है वो स्टोव पर कुछ बना रहे होंगे, स्टोव फट गया और उनकी मौत हो गई। चंद दिनों की थी जब पिता की मौत हो गई। परिवार में और कोई नहीं, सिर्फ एक माँ थी। माँ हिम्मत नहीं हारी, उसने बिना बाप की अपनी बेटी को पूरी मेहनत से पाला, शिद्दत से पाला, खुद सब कुछ किया, मेहनत की, नौकरी की और अपनी बेटी को बहुत अच्छी तालीम दिलाई, अच्छे स्कूलों में भेजा, फिर अच्छे कॉलेज में भेजा। नतीजा ये हुआ कि वो पढ़ लिख कर एक सही मकाम पर पहुंच गई। इसके बाद जब उसकी पढ़ाई खत्म हुई तब उसने एक मल्टीनेशनल कंपनी में एक बीपीओ को ज्वाइन किया और वहाँ वो काम करने लगी। इत्तेफाक से उसी बीपीओ में एक लड़के से उसे प्यार हो गया और फिर उसने उससे शादी कर ली। अब जिंदगी खुशहाल थी, माँ भी खुश थी कि उसकी बेटी अब सही जगह पर है, सेट हो गई है, शादी हो गई है और जिंदगी में सब कुछ ठीक चल रहा था। लेकिन 13 दिसंबर 2005 से पहले तक, क्योंकि 13 दिसंबर की वो मनहूस रात जब आई तो उस माँ की पूरी दुनिया ही पलट गई, क्योंकि उस माँ के लिए सिर्फ उसकी बेटी ही उसकी दुनिया थी। एक मल्टीनेशनल कंपनी में बीपीओ में काम कर रही थी वो लड़की। नाम मैं इसलिए नहीं ले रहा हूं क्योंकि वो एक रेप विक्टिम भी थी। तो बीपीओ में अक्सर कई शिफ्ट लगती है, नाइट शिफ्ट भी लगा करती थी और नाइट शिफ्ट जो थी वहां पर वो करीब 2 बजे के बाद थी। लेकिन कंपनी इस बात का ख्याल रखती थी कि नाइट शिफ्ट में जो भी लोग आएंगे उनको कंपनी कैब भेजेगी, कैब से आएगी, कैब से जाएंगे। तो इसे भी कैब मिला करता था जब नाइट शिफ्ट हुआ करती थी। 13 दिसंबर 2005 की वो रात थी। बीपीओ में काम करने वाली ये लड़की ठीक 2 बजे, अच्छा कैब पे चूंकि नाइट शिफ्ट इतनी कर चुकी थी कि सारे ड्राइवर लगभग मालूम थे, उनके नंबर तक थे कि भैया लेट हो रहा है, आप आ जाओ, यही बातें होती हैं। उस रात भी एक ड्राइवर था, उसका नाम था शिव कुमार। उम्र करीब 30-32 साल रही होगी। शिव कुमार कई बार उसे छोड़ चुका था, ऑफिस से घर, घर से ऑफिस, लेट नाइट शिफ्ट, बाकी भी फीमेल एम्प्लॉय को छोड़ा करता था। उस रात 2 बजे वो पहुंचा और अपने मोबाइल से उसने फोन किया। उसने कहा मैं नीचे हूं, दीदी आ जाओ। उसने कहा ठीक है भैया आती हूँ। नीचे आई, कार में बैठी। अब ऑफिस जाना है, तमाम काम, इंसान वही रूटीन और वही रूट, तो सब कुछ एक जैसा होता है। तो वो कहीं खो गई इस दौरान में। जब उसको लगा कि अब थोड़ी अलर्ट हुई, चौकन्नी हुई, तो उसने देखा कि ये वो रास्ता नहीं है जिस रास्ते से मैं बीपीओ ऑफिस जाया करती हूँ। उसने उससे पूछा कि भैया ये किधर? तो उसने कहा नहीं, एक और पिक करना है को, किसी को। तो उसने कहा ऐसा तो कभी हुआ नहीं। उसने बोला आज 1-2 ड्राइवर छुट्टी पर है। उसे लगा नॉर्मल बात है।
तभी अब गाड़ी शहर के सुनसान इलाकों की तरफ घूम चुकी थी। रात करीब 2 बजे से ज़्यादा का वक्त था। ऐसी एक जगह पर, अच्छा चूंकि जब भी वो आती थी हमेशा ड्राइवर के बराबर की सीट पर बैठा करती थी, तो उस दिन वो ड्राइवर के साथ बैठी हुई थी। जब सुनसान रास्ते पर गाड़ी पहुंची, अचानक शिव कुमार ने एक चाकू निकाला, चाकू उसके पेट पे लगाया और बोलना, चीखना मत वरना चाकू अंदर डाल दूंगा। अब वो घबरा गई अचानक। इसके बाद वो उसके साथ कुछ हरकतें करने लगा। उसने बड़े गिड़गिड़ाए, लेकिन चाकू साथ में, डर भी लग रहा है। इसी दौरान एक जगह उसने गाड़ी रोक दी। गाड़ी रोकने के बाद वो उसके साथ कुछ करता। इसी दौरान में देखा कि सामने से पुलिस की एक गाड़ी आ रही है। पुलिस की जब गाड़ी आ रही थी तब उस लड़की को भी हिम्मत आई, लगा कि पुलिस आ गई, अब मैं शायद बच जाऊंगी। सारे शीशे ऊपर चढ़े हुए थे और सेंटर लॉक था, लेकिन उसने कहा था कि वो सोचा था कि मैं चीखूंगी, लेकिन तब तक शिव कुमार को भी लग गया। उसने अचानक अपने हाथ से, एक हाथ से उसका मुंह दबा दिया और दूसरा हाथ उसने चाकू पकड़ा हुआ था उसके पेट से लगाकर बोला कि अगर तुमने कोशिश की पुलिस का ध्यान अपनी तरफ खींचने के लिए, मैं तो पकड़ा जाऊंगा, लेकिन उससे पहले तुमको मार दूंगा। वो डर गई, वो चीखी भी नहीं। उधर पुलिस आई, गाड़ी की अपनी रफ्तार स्लो की, देखा एक गाड़ी पार्क है, पता नहीं क्या सूझा, पुलिस वाले गाड़ी लेकर आगे चले गए। वो आगे चले गए, अब दूर दूर तक कोई नहीं था। इसके बाद शिव कुमार ने चाकू के नोक पर उस लड़की का रेप किया। रेप करने के बाद उसका गला काट डाला। फिर वहीं थोड़ी दूर पर एक नाला था, गंदा नाला, वहां ले जाकर उसने लाश को फेंक दिया। ये सब करने के बाद वो लौट गया, सीधे अपने घर गया, दफ्तर नहीं गया। अब इधर कहानी यह है कि 2 बजे वो अपने घर से निकली, 2:30 बजे तक दफ्तर पहुंच जाना था, 3-4 बज गए। अमूमन जब वो ऑफिस पहुंचती थी तो अपनी माँ को एक टेक्स्ट करती थी। अच्छा, नाइट शिफ्ट में हमेशा माँ जो है तभी सोती थी जब उससे बात हो जाए, लेकिन रात को टेक्स्ट नहीं आया। माँ को लगा कि शायद बिजी होगी और माँ को भी नींद आ गई। सुबह हो गई, माँ ने देखा कोई मैसेज नहीं, कोई कॉल नहीं। माँ ने कॉल किया, मोबाइल बंद। उसने दफ्तर फ़ोन किया कलीग को, हस्बैंड से पूछा, बोला वो तो आज दफ्तर ही नहीं आए। अब ये पहली बार था लाइफ में कि जब वो इस तरह से बिना बताए हुए अपने सुपीरियर, अपने बॉसेस को इन्फॉर्म किया दफ्तर नहीं आए थे। अब सभी लोग घबरा गए, ढूंढने लगे। पता चला रात को किसने पिक किया था। यहीं पे एक कहानी पता चली। पता चला उस रात एक दूसरे ड्राइवर को पिक करना था और जिसकी रोस्टर ड्यूटी लगी हुई थी, उसको बुलाया गया कि भैया तुमने किया, कहाँ है? तो उसने कहा मैं तो पिक किया ही नहीं, मुझे कहा गया था, लेकिन जब मैं घर पहुंचा तो पता चला कि वो तो निकल गई है और वो किसी और कैब में चली गई है। अब ये बड़ा अजीब था कि वो जबरन तो गाड़ी में बैठ नहीं सकती, इसका मतलब है कोई ऑफिस की गाड़ी थी। तो यहाँ ये हुआ कि जो भी ड्राइवर था वो ऑफिस का था, लेकिन उसकी ड्यूटी नहीं थी। तो अब ऐसा कौन ड्राइवर है जो बिना ड्यूटी के इतनी दरियादिली दिखाते हुए घर पहुंच गया था? अब सुबह होते होते मिसिंग की रिपोर्ट, अब उसको ढूंढा जा रहा है। इधर अखबार में खबर छप गई कि एक बीपीओ की लड़की गायब है, लेकिन अभी तक मामला इतना बड़ा नहीं था। अब ये था कि पता नहीं कहीं हो, शायद लौट आए। इधर अब टीवी पे खबरें चल रही हैं कि बीपीओ की एक लड़की गायब, रात को इस तरीके से कंपनी पे भी उंगली उठा रही है, नाइट शिफ्ट, ये वो, सिक्योरिटी, विमेन सेफ्टी, सबकी बातें हो रही है, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चल रहा है। इधर शिव कुमार जो है वो घर पहुंच गया। घर पहुंचने के बाद अब वो घर पे, और सुबह उसने उठकर टीवी खोला, देखा कोई खबर कहीं तो नहीं है। उसने देखा कि एक बीपीओ की लड़की की मिसिंग की रिपोर्ट आ रही है। वो कहीं नहीं भागा, घर पे बैठा हुआ और पूरा दिन टीवी पे खबर देखता रहा। अगला दिन आ गया, अगले दिन भी कहीं नहीं गया, पूरे दिन टीवी पे खबर देख रहा है। दफ्तर गया नहीं वो, लेकिन जहां घर है वहां से भागा भी नहीं। 3 दिन बीत गए, 3 दिन तक लड़की की खबर मिली ना कुछ, और वो 3 दिन तक न्यूज़ देखता रहा और उसे ये एहसास हो गया कि ना लाश मिली है, न ये पता चला है कि किसने पिक किया, कौन कातिल है। तो उसके अंदर थोड़ा कॉन्फिडेंस आ गया, अब वो घर में ही है। इधर पुलिस की इन्वेस्टिगेशन जारी है। अब सेंट्रल क्राइम ब्रांच बेंगलुरु की, उसको ये केस दे दिया गया। अब वो जांच कर रही, उसने शुरुआत से की, मोबाइल की लोकेशन, बाकी चीज़ें।
2005 का कहानी है, याद रखिएगा। अब पुलिस ने दफ्तर से शुरुआत की तो पता चला कि वो दफ्तर तो गया नहीं था। इधर कॉल डिटेल निकाला तो पता चला कि एक और नंबर उस वक्त रात को आया था। जब निकाला गया तो पता चला ये इसी बीपीओ कंपनी के एक और ड्राइवर का नाम है, उसका नाम है शिव कुमार। अब पूछा गया शिव कुमार कहाँ है, तो पता चला वो तो आ ही नहीं रहा जब से वो गायब हुई है। पुलिस का शक सीधे उसी पर। पुलिस को लगा कि वो भाग गया होगा, वो उसके गांव और गांव के घर के सबके नंबर निकलवा रहे हैं। जो लोकल नंबर था वो भी था एड्रेस, लेकिन पुलिस ने कहा आप कहाँ, वो यहाँ होगा। एक टीम गांव की तरफ दौड़ा दी गई, बाकी मुखबिर लगा दिए गए। फिर एक पुलिस वालों का ख्याल आया चलो कम से कम घर पे झांक लेते हैं, कोई तो होगा। पुलिस घर में पहुंचती है, शिव कुमार अंदर बैठा हुआ है बेखौफ। पुलिस भी हैरान कि ये भागा क्यों नहीं है। पुलिस आई तो एकदम अनजान क्या हुआ, तो उसने कहा ऐसे ऐसे तुम्हें, चलो तुम उसको लेकर गए। बोला नहीं, मैंने तो पिक ही नहीं किया। पुलिस ने कहा वो गायब है, इसमें तुम्हारा हाथ है। उसने बोला मेरा कोई हाथ, मैं जानता ही नहीं हूँ। फिर वही कि अगर साहब मैं जानता तो मैं भाग जाता, अगर मैं गुनहगार होता। मैं तो अपने घर पे हूँ, तो ऑफिस क्यों नहीं गया। उसने कहा मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। अब पुलिस उसको उठाकर सेंट्रल क्राइम ब्रांच के दफ्तर ले आई, क्योंकि और कोई शक के घेरे में था नहीं सवाए उसके। अब पुलिस उससे पूछताछ करी और वो लगातार घंटों पुलिस से एक ही चीज़ कह रहा है कि मुझे इस बारे में कुछ जानकारी नहीं। अब पुलिस को खुद पे शक होने लगा कि यार गलत आदमी को उठा लिया, इसलिए कि एक तो ये भागा नहीं जबकि इसको भाग जाना चाहिए था, दूसरा ये लगातार कह रहा, उसको मारा पीटा भी तब भी कह रहा साहब मेरे को तो कोई जानकारी नहीं है। अब पुलिस को लगा कुछ गड़बड़ है, लेकिन फिर लगा पुलिस को कि नहीं, कई चीज़ें मेल खा रही हैं कि यही हो सकता है। बाकी सारे स्टाफ को बाहर कर दिया गया। अब 3-4 सब इंस्पेक्टर रैंक के जो सीनियर अफसर से बाहर हो गए, उनको इशारा दिया गया कि अब तुम अकेले में बात करो। अब वो लोग पहुंचते हैं कमरे में, सारे हट्टे कट्टे। उसका आखिरी राउंड की बातचीत होती है। कहते हैं सुन, अगर तूने सच बता दिया तो तुझे मौत की सज़ा से तो हम बचा लेंगे, या सज़ा कम हो जाएगी। मौत की सज़ा नहीं, मतलब सज़ा से बचा लेंगे, तेरी हम हेल्प करेंगे। लेकिन अगर तूने झूठ बोला और नहीं कबूल किया तो तुझे हम उठाया, हम लोगों ने किसी को पता नहीं, तुझे हम वैसे ही मार देंगे। उन लोगों के हाव भाव को देखकर अब शिव कुमार पहली बार डरा। उसे लगा कि ये कुछ भी कर सकते। फिर उसने कहा ठीक है मैं सच बताता हूँ। उसने कहा हाँ 13 दिसंबर की रात मैं घर गया था, मैंने ही पिक किया था। बोला फिर कहाँ है अब वो। तब उसने बताया कि अब वो इस दुनिया में नहीं है, मैंने उसे मार डाला। पुलिस ने कहा लाश कहाँ है। उसने कहा चलिए बताता हूँ। फिर वो वही बेंगलुरु के आउटस्कर्ट पे ले गया, सुनसान जगह पर सड़क किनारे एक नाला, वहाँ बुलाया गया बाकी लोगों को, नाले के अंदर जाकर लाश ढूंढो। ज़्यादा मुश्किल नहीं आई, लाश मिल गई। लेकिन 3 दिन हो गए थे, पानी में 3 दिन रहने की वजह से लाश फूल चुकी थी, लेकिन शिनाख्त करना मुश्किल नहीं था, वो लाश उसी लड़की की थी। इसके बाद पोस्टमार्टम हुआ तो पता चला कि कत्ल से पहले उसके साथ रेप हुआ था, यानी रेप एंड मर्डर का केस था ये। अब जब ये खबर अखबार में आई, रेप एंड मर्डर और बीपीओ लड़की की जो गुम लड़की थी उसकी सच्चाई, पूरे बेंगलुरु में एक ज़बरदस्त गुस्सा इसलिए कि बेंगलुरु जैसा शहर जहाँ हज़ारों नौजवान रोज़ी रोटी, चूँकि उसको सबसे बड़ा आईटी हब माना जाता है, आईटी के जितने लोग हैं नौकरी के लिए बेंगलुरु का रुख करते हैं। दिल्ली जैसे शहर तो विमेन सेफ्टी के नाम पे बदनाम है, लेकिन बेंगलुरु कम से कम नहीं था 2005 तक। लेकिन इस एक इंसिडेंट ने बेंगलुरु का चेहरा बदल दिया, सरकार पे भी प्रेशर आया। इसके बाद बहुत सारी चीज़ें हुई जो निर्भया में हुआ था कि हर बीपीओ कंपनी लेट नाइट शिफ्ट में महिलाओं के लिए ये करेगी, हर कैब के साथ एक गार्ड जाएगा, बहुत सारे चीज़ें बदली। लेकिन गुस्सा भी था। फिर पूरे नेशनल मीडिया में ये खबर आई। अब उधर पुलिस ने पूछा कि अच्छा ये बताओ तुम उसी जगह पे ड्राइवर का काम करते थे, तुमने कई बार उसको छोड़ा, वो भैया बोलती थी, दीदी बोलते थे तुम, तो ऐसा क्या हुआ कि उस रात तुम्हारी ड्यूटी नहीं थी। तो उसने बोला हाँ उस रात मेरी ड्यूटी नहीं थी। फिर उसने कहानी बताई। उसने कहा कि करीब 10 दिन पहले उसकी बीवी, और उसकी शादी भी कुछ वक्त पहले हुई थी, झगड़ा हुआ और वो गुस्से में मायके चली गई। बोला 10 दिन से मेरी बीवी मेरे घर पर नहीं थी, और जब घर पर नहीं थी तो फिर मुझे लगा कि मुझे किसी लड़की के साथ ज़बरदस्ती करनी चाहिए। तो बोला मैंने ऐसे ही सोचा, फिर अचानक ख्याल आया
इस विक्टिम के बारे में, क्योंकि इससे पहले वो रात को कई बार उसे छोड़ चुका था, तो कहीं ना कहीं वो उसको अच्छी भी लगती थी। तो उसने कहा लेकिन जब बीवी नहीं थी 10 दिन के लिए, तभी ये मेरे अंदर ये भावना और ये ख्याल आया। तो उस दिन मेरी ड्यूटी नहीं थी, लेकिन मुझे मालूम था कि वो कैब कितने बजे पहुंचेगी। मैं उससे पहले ही पहुंच गया और मैंने अपने मोबाइल से फ़ोन कर दिया कि दीदी नीचे आ गया हूँ, और वो गाड़ी में बैठ गई। उसके बाद मैं सुनसान जगह ले लिया। मुझे ये पता था कि मैं रेप करके छोड़ूंगा तो पकड़ा जाऊंगा, क्योंकि वो गवाही दे देगी, इसलिए मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। रेप के बाद मुझे मारना ही था और मैंने मार दिया। फिर उससे पूछा कि तुम भागे क्यों नहीं। उसने कहा मैंने ऐसा एक भी सबूत छोड़ा नहीं कि पुलिस मुझ तक पहुंचती, तो मैं इसलिए बेखौफ। और फिर दूसरा ये भी था कि मैं घर पे रहता तो कम से कम पुलिस आती भी तो मेरे फेवर में होता कि देखो ये भागा नहीं है, ये तो यही है, तो मैं बेकसूर हूँ। तो इसी वजह से मैं भागा नहीं, ताकि मैं अपने आप को और बेहतर सेव कर सकूँ कानून की नज़र में। अब जब ये सच्चाई सामने आई, इसके बाद पुलिस ने एक चार्जशीट तैयार की। चार्जशीट तैयार करने के बाद अदालत में पेश किया गया। जब अदालत में पेश किया गया तो ये वो मुकदमा था जिसने बेंगलुरु में उस वक्त काफ़ी सुर्खियां बटोरी थी। और फिर ये मुकदमा चलता रहा बेंगलुरु में, और उसके बाद वहाँ की लोकल कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। 6 अक्टूबर 2010, यानी कि 5 साल के इस इंसिडेंट के बाद 6 अक्टूबर 2010 में जो सेशन कोर्ट है उसने शिव कुमार को उम्र कैद की सज़ा दी। उम्र कैद टिल डेथ, बाहर नहीं आएगा। और इस दौरान में ये भी कि इसको कोई पेरोल नहीं मिलेगा, क्योंकि गुस्सा इतना था। शिव कुमार ने सेशन कोर्ट के फैसले को कर्नाटक हाई कोर्ट में चैलेंज किया। अब ये मामला कर्नाटक हाई कोर्ट में पहुंचा। फिर कर्नाटक हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। कर्नाटक हाई कोर्ट ने सेशन कोर्ट के इस फैसले को बरकरार रखा और कहा कि ऐसे क्रिमिनल के लिए, ऐसे रेपिस्ट के लिए, ऐसे कातिल के लिए कोई रहम नहीं होनी चाहिए। तो सेशन कोर्ट के लाइफ इम्प्रिजमेंट टिल डेथ के उस फैसले को बरकरार रखा, कोई भी रियायत देने से मना कर दिया। अब इसके बाद शिव कुमार पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में करीब 5 साल तक ये मामला रहा। अराउंड 17-18 में गया था। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होती रही। अभी इसी साल 29 मार्च 2023 को सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया। 2005 से वो शिव कुमार जेल में था। 15 और 3 18 साल हो चुके थे। 23 में ये फैसला आया। सुप्रीम कोर्ट ने सेशन कोर्ट और हाई कोर्ट, कर्नाटक हाई कोर्ट, और ये कर्नाटक हाई कोर्ट और सेशन कोर्ट में ये पहला मामला था जिसमें सेशन कोर्ट के फैसले को कर्नाटक हाई कोर्ट ने न सिर्फ बरकरार रखा बल्कि लाइफ इम्प्रिजमेंट विदाउट पेरोल। इससे पहले ऐसा फैसला कभी नहीं आया था। तो शायद लोगों के सेंटिमेंट्स को देखते हुए भी ये कड़ा फैसला लेना पड़ा था। लेकिन जब ये सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंचा तो 29 मार्च 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक हाई कोर्ट और वहां की सेशन कोर्ट के फैसले को थोड़ा सा बदल दिया। उन्होंने कहा कि शिव कुमार ने जो जुर्म किया वो संगीन तो है, लेकिन ये उसका पहला जुर्म था और कानून की नज़र में हर एक गुनहगार को सुधरने का एक मौका मिलना चाहिए। तो ये जो लाइफ इम्प्रिजमेंट है टिल डेथ, इसको कम करके 30 साल की इसकी सज़ा कर देते हैं। मतलब 30 साल के बाद वो आज़ाद हो जाएगा। और सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में ये 30 साल करने की वजह यही बताई कि हर मुजरिम को सुधरने का एक मौका मिलना चाहिए। 2005 से वो बंद है। इस वक्त भी वो बेंगलुरु के एक जेल में है और हम 2023 में हैं, यानी 18 साल हो गए। सुप्रीम कोर्ट ने 30 साल कर दिया है, यानी 18 और 12 साल और बचे। 2023 और 12 2035 में वो रिहा हो जाएगा। 30 साल में 30 साल के करीब और जोड़ दीजिए तो वो जब रिहा होगा तब करीब उसकी उम्र होगी 60 साल। सवाल ये है कि एक ऐसे रेपिस्ट, ऐसे कातिल को 60 साल के बाद आज़ाद किया जाना चाहिए। क्या ये सही है? ये फैसला आप लोगों पर छोड़ता हूँ। तो फिलहाल कहानी में इतना ही, लेकिन कहानी ख़त्म करूँ उससे पहले वही अपना सिलसिला। आज एक तो हमारी टीम में सुनील कुमार मौर्य, इनका बर्थडे है,
इधर लगातार टीम में बर्थडे ही बर्थडे चल रहा है। तो हैप्पी बर्थडे सुनील, हमेशा अच्छे रहो, खुश रहो। इसके अलावा चैतन्य दसानी, इनका भी जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे चैतन्य। और ये भेजा है भाविका दसानी जी ने, उनके बेटे हैं ये, और इस वक्त चैतन्य साउथ अफ्रीका में है, दूर है, तो मिस भी कर रहे हैं, जाहिर सी बात है। पर भाविका जी ने बहुत अच्छी अच्छी बात लिखी चैतन्य के बारे में, किस तरह अपने परिवार को संभालने के लिए वक्त से पहले चैतन्य ने नौकरी की और अब अपने घर की देखभाल कर रहे हैं। तो मैं यही चाहता हूं कि हर औलाद माँ बाप को ऐसा ही मिले। प्रियंका बतुल, इनका भी बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे प्रियंका। और ये भेजा है रोहित बरकाडे ने। साथ ही श्वेता गौड़, इनका भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे श्वेता। और ये भेजा है विशाल, ईशान, अयान, नेहा, लक्ष्मी और उदयवीर जी ने। साथ ही सिद्रा हुसैन, इनका बर्थडे गुजर गया, पर जो इनके भाई साहब हैं सुहान हुसैन, वो भूल गए। अब जब भूल गए तो सजा तो मिलेगी। तो अब जो सिद्रा है इनकी बहन, वो इनसे नाराज है। तो कोई बात नहीं सिद्रा, हैप्पी बर्थडे। अब लड़ाई बहुत हो गई, अब माफ कर देना, अगले साल बोलना कि बस भूले नहीं। साथ ही गणेश शर्मा, इनका भी 4th को था, तो बिलेटेड हैप्पी बर्थडे गणेश जी। इसके अलावा फरहत